ओके स्टूडेंट्स, बीच में हमारा वीडियो जो है वो ये हो गया, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। इसलिए नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल हर एक ज़िला में स्थापित किया गया है ताकि शिक्षा को गति मिल पाए। ये जो प्राथमिक शिक्षा और ये तमाम जो एलिमेंट्री एजुकेशन मिल रहे हैं लोगों को, इसमें गति मिल पाए। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। अब देखिए, प्रत्येक जिला में नवोदय विद्यालय बनाया जा रहा है। उसके बाद ही आपका जो है बड़ी संख्या में हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको नॉलेज और उनके स्किल को बढ़ाने के लिए वोकेशनल कोर्सेज दिया जा रहा है। मतलब जो व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए जो व्यावसायिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको बताया जा रहा है। ठीक है, वो सब भी प्रयास किया जा रहा है। वोकेशनल कोर्स के माध्यम से भी उनको जो है ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान और टू 3766.90 करोड़ इन 11th प्लान। अब जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आप जान रहे हो कि आज़ादी के बाद से 5 ईयर प्लान्स हमारे कंट्री के अंदर स्टार्ट हुए हैं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस समय एजुकेशन को लेकर के 151 करोड़ का बजट था। अभी आप देख लीजिए, जो 11th प्लान चला था, ठीक है, 11th प्लान, ये 11th प्लान हमको लग रहा है कि 2007 से 12 वाला टाइम होगा। ठीक है, उस टाइम पे आपका जो है 3766.90 करोड़ रुपया इसके फंड में दिया गया एजुकेशन को लेकर के। सो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 51-52 टू 3.3 इन 13-14। अब देखिए, जो हमारा जीडीपी है उसके अंदर में जो हम एजुकेशन को लेकर के आपका जो हमने आपका कंट्रीब्यूट करने का या खर्च करने का जो हमने बात किया था, वो 51-52 में क्या था, पूरे जीडीपी का 0.64% हमारा खर्च हो रहा था किसमें, एजुकेशन को लेकर के। मगर 51-52 में ये बढ़कर के 3.3% हुआ है। मगर फिर भी ये अभी सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। हमारा ये परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। अभी हाल के दिनों में इसका परसेंटेज शायद बढ़ा है। जो लेटेस्ट डाटा है, मुझे लग रहा है कि मैं एक्यूरेट नहीं बोल पाऊँगा, मगर इसमें कुछ वृद्धि हुई है। तो आप ये कंपैरिजन देखिए कि 51-52 के अंदर में क्या था और अभी क्या है। आपका ये डाटा के अंदर वेरिएशन है, मतलब बढ़ रहा है। मतलब एजुकेशन को लेकर के सरकारें जो है वो कॉन्शियस है, वो तत्पर है, तैयार हैं। ये बातें हम लोग देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि ह्यूमन बीइंग बी अ पॉजिटिव एसेट एंड प्रेशियस नेशनल रिसोर्स विच नीड्स टू बी चेरिस्ड। अब ये जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारे देश के लिए एक सकारात्मक संपत्ति के रूप में है, एक रिसोर्स के रूप में है, एक प्रीसियस, एक कीमती रिसोर्स के रूप में है। ठीक है, हाँ, एक कीमती रिसोर्स के रूप में है और एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में है। देखिए, आप वही लिखा है कि विच नीड्स टू चेरिस्ड, न्यूटर्ड एंड डेवलप्ड विथ टेंडरनेस एंड केयर coupled with dynamism. Each individual's growth present a different range of problems and requirements. The catalytic action of education in the complex and the dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो एक बड़ा एसेट है, हाँ, और इसको किसी प्रकार से हम लोग इसको न्यूट्रेट करना है, इसको पोषित करना है, इसको संजोना है, इसको गति प्रदान करना है की आवश्यकता है ताकि अच्छा काम कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास और जो उसकी समस्याएं हैं या उससे जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं उसका एक अलग अलग सीरीज है और उसको उस हिसाब से हम लोग को सेटिस्फाई करना है, उस हिसाब से हम लोग को उसको इनकरेज करना और आगे लेकर के आना है। हाँ, जो एक आपका द कैटलिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस, जो ग्रोथ प्रोसेस जो एक है, हाँ, उसके अंदर हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग सावधानी से आपका एक मतलब शिक्षा को एक कैटलिक के रूप में यूज करें, एक उत्प्रेरक के रूप में यूज करें ताकि उसके माध्यम से जो है हमारा विकास संभव हो पाए। हाँ, और इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको हम लोग काफ़ी सेंसिटिव तरीके से हल करने का प्रयास करें कि हमारा समाज जो है अच्छा फॉर्मेशन हो पाए, अच्छा बन पाए। देखिए, लेट्स डिस्कस में दिया हुआ है कि स्टूडेंट स्टडी द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951। अब लिख रहा है कि क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है। तो आप यहाँ देख लो, जो ये आपका ये जो दिया हुआ है, आपका ये ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर देखिए, आप पूछ रहा है कि क्या अभी जो 2011 का दिया हुआ है क्या ये 1951 से अभी बढ़ा है। आप ये कंपैरिजन करके खुद देख लो, ये जो चढ़ा हुआ है ये ग्राफ, ये कहाँ है और ये कहाँ है। मतलब ये आपका देखिए, जो मेल का दिया है वो आपका मेल वाला आपका रेड से दिखाया गया है, जो पुरुष का है ऊपर वाला। दूसरा आपका जो फीमेल का है वो डाउन वाला नीचे वाला है। और प्लस ये पर्सन्स, मतलब दोनों को मिला करके मतलब
एक व्यक्ति के रूप में, मतलब पुरुष और महिला दोनों का जो एवरेज निकाल के बताया गया है। तो अब 1951 के अंदर में देख लीजिए कितना आपका परसेंटेज है, 20%, लेस देन 20% पर्सनस आर एजुकेटेड इन दैट टाइम। और अभी आप देख रहे हो कितना है, अभी आप देखिए पर्सनस वाले में अबव देन 60%, 64% या जो भी मतलब ऐसा दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप डाटा देख रहे हो, मतलब इसका आंसर होगा कि हाँ बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फिर लिख रहा है कि इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस साल में इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट रहा है। तो ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो अभी चल रहा है 11 में सबसे ज़्यादा अभी हाईएस्ट लिटरेसी रेट इसका है। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमॉन्ग द मेल्स ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल्स के बीच में जो पुरुष हैं उसकी साक्षरता दर क्यों अधिक है। जाहिर सी बात है कि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो मैन डोमिनेंट्स है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है। और हमारे समाज के अंदर अभी समय ऐसा आया है कि लड़कियों को भी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, अभी लड़कियों को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट आपका पहले ऐसा नहीं था। और उस हिसाब से कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा है कि हम लोग लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दे रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार हालांकि कोशिश कर रही है, बहुत तरह की चीज़ों को प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ दे रही है, फिर भी जो आपके हमारे मतलब पुरुष हैं वो औरतों के अनुपात में ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें खुली छूट नहीं दे पाते हैं, उनके अंदर एक बाउंडेशन लगाते हैं और उस प्रकार से उनको हम शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं या उनको अवसर नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से इनका जो लिटरेसी रेट है वो कम है, पुरुषों का ज़्यादा है। फिर लिख रहा है कि वाई लिटरेसी रेट इज हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया, वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड देन मेन। अब औरतें क्यों हैं, इसका आंसर वही होगा जिसका आंसर मैंने ये बताया कि कम शिक्षित क्यों हैं, क्योंकि भाई उनको मौका नहीं मिलता है। हमारा सोसाइटी का मानसिकता जो है वो दूसरा है, वो नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें। हाँ, धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं लोग, अब बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं पहले की अपेक्षा में, फिर भी जो औसत है वो कम है। तो ये सब कारण है कि उनको मतलब अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, अदरवाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फिर अगला है हाउ कुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ लिटरेसी रेट का डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति a person which is know any one language, कोई एक लैंग्वेज जानता हो जिसमें वो लिखना और पढ़ना जानता हो, 7 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी एक भाषा में लिखना या पढ़ना जानता हो वो लिटरेट है, वो क्या है, साक्षर व्यक्ति है। ठीक है, और 100 लोगों में इसकी गणना कर ली जाती है कि 100 लोगों में कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग एक भाषा में लिखना पढ़ना जानते हैं, उनको हम लोग लिटरेसी के रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका एस्टिमेशन एक तरह से होता है। फिर आगे लिख रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन 2020। 2020 में भारत की साक्षरता दर पर आपका पूर्वानुमान क्या है। तो पूर्वानुमान हमारा यही है कि भैया ये जो साक्षरता दर है वो बढ़ेगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा बढ़ने ही वाला है। तो हमारा पूर्वानुमान यही है कि अच्छा होगा हमारे एजुकेशन के अंदर में। तो इस टॉपिक के अंदर यही है आपका जो एजुकेशन है वो एक बहुत बड़ा साधन है, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको रिच बनाने के लिए एजुकेशन की महत्ता ज़रूरत है। यही हम लोग का था। ओके स्टूडेंट्स।